गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, की कैसे प्रिंट पूरे वर्ल्ड में फैला। पहले क्या होता था कि हमारे पास बुक्स नहीं होती थी, टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी, तो ये सारी बुक्स या ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई कैसे, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं चैप्टर को बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लास में ही सब कुछ लर्न हो जाए। एक चीज़ याद रखने वाली है कि बोर्ड एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता। तो आप थोड़ा अपना दिमाग खोल के रखना ताकि जब मैं चीज़ें बता रही हूँ तो मैं ये भी बताती चलूंगी कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। फर्स्ट प्रिंटेड बुक यानी कि सबसे पहले कोई प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी बच्चों। पहले तो कोई प्रिंट टेक्नोलॉजी थी नहीं, उससे पहले बस एक ही चीज होती थी, हैंड प्रिंटिंग। यानी लोग हाथों से ही कुछ कुछ लिखा करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, चीजें हो गई, वो सब हुआ करती थी। तो जो पहली प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो आई कहाँ पे, तो सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप हुई थी ईस्ट एशिया में, यानी चाइना में, जापान में, ये पूरे ईस्ट एशिया के पोर्शन पे प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। उससे पहले क्या था, केवल और केवल हैंड प्रिंटिंग सिस्टम था। तो पहले हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, फिर जापान के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ते कि कैसे प्रिंट चाइना में आया, फिर कैसे जापान में आया, फिर कैसे यूरोप आया, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों चाइना की। तो प्रिंट चाइना में कैसे आता है, तो 594 एडी के आसपास बच्चों क्या होता है कि जो चाइना में जितनी भी किताबें थी ना वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू बना करती थी। यानी कि एक वुड ब्लॉक होता था जिसमें इंक लगा दी जाती थी और उसको पेपर के अगेंस्ट रब किया जाता था, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे, और इसी के थ्रू चाइना में प्रिंटिंग हुआ करती थी। अगर इसे समझने के लिए बात करें तो इसे एक पेपर समझ लो, ये एक पेपर हो गया, ठीक है, और ये वुड ब्लॉक हो गया जिसपे इंक लगी हुई है। पहले इसमें कुछ कार्व कर लिया, इंक लगी है। अब ऐसे जब इसको रब किया करते थे तो इस तरीके से एक टेक्सचर बन जाता था, इसी को हम बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, अब ये जो पेपर होता था ना बेटा, ये बहुत ज्यादा थिन और पोरस पेपर होता था, जिस वजह से ये सारी की सारी इंक पीछे छप जाया करती थी। सो दैट इज वाई उस समय पे जो किताबें होती थी बेटा वो इस तरीके की होती थी, जिसको हम बोलते थे एकॉर्डियन बुक्स। ये देखो, इसमें सिर्फ एक तरफ प्रिंटिंग होती थी और साइड ये जो कॉर्नर्स हैं इसको स्टिच कर दिया जाता था, ये कॉर्नर्स को स्टिच कर दिया जाता था। ठीक है, तो थिन एंड पोरस पेपर होता था, प्रिंटेड एक साइड पे किताबें छपी जाती थी और इसको एक एकॉर्डियन की तरह फोल्ड किया जाता था, इसीलिए इसको एकॉर्डियन बुक बोला जाता था। ठीक है, अब 594 यानी पुराने टाइम पे चाइना में प्रिंट की क्या जरूरत थी, तो जरूरत ये थी कि वहां के जो राजा थे ना बच्चे, वो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराते थे अपने ऑफिशियल्स को चूज करने के लिए या ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करने के लिए, और वही सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए टेक्स्ट बुक छपा करती थी। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रिंट आया चाइना में। अब धीरे धीरे करके ना जो कैंडिडेट्स थे जो ये एग्जाम्स दिया करते थे वो बढ़ने लगे, और ऐसे करते करते जो टेक्स्ट बुक्स थी उनकी भी प्रिंटिंग ज्यादा होने लगी। ये बात है 594 एडी की। फिर 17th सेंचुरी तक आते आते क्या होने लगा, प्रिंट एक्सपैंड होने लगा। क्यों एक्सपैंड होने लगा, अर्बन कल्चर की वजह से, शहरीकरण की वजह से लोग थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए थे। अब जो रीडिंग थी ना वो एक लीजर एक्टिविटी हो गई। अब पहले के समय पे कुछ ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब तो होता नहीं था, तो लोग शौक में अब पढ़ने लग गए थे। ठीक है, फिर होता है न्यू रीडर्स। धीरे धीरे करके अब जब लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके के रीडर्स आने लग गए। कुछ रीडर्स ने बोला कि हमें फिक्शनल नैरेटिव पढ़ना है, कुछ ने बोला हम पोएट्री पढ़ना चाहते हैं, कुछ ने डिमांड किया हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कुछ प्लेस पढ़ना चाहते थे। और फिर धीरे धीरे करके बच्चों रिच विमेन ने लिखना भी शुरू करा और क्या करना शुरू करा, पब्लिश करना भी शुरू करी अपनी पोएट्रीज एंड प्लेस को। तो 17th सेंचुरी में आते आते ये हुआ, प्रिंट हल्का बहुत एक्सपेंड हुआ, विमेन ने भी लिखना शुरू किया, छापना शुरू किया, साथ साथ में नए नए रीडर्स इमर्ज होने लग गए, रीडिंग एक लीजर एक्टिविटी बन गई। और लेट 19th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ बच्चों, प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब वो पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, ऐसा प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी जिसकी वजह से वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आ गई थी। जो मैकेनिकल प्रेसेस थी ना वो सारी इंपोर्ट करी गई, यानी चाइना शहर पे बुलाई गई। बाहर के देशों में जहां पे वेस्टर्नाइजेशन हो गया था, प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी, वो चाइना में आई। उसके बाद जो शंघाई था बच्चा वो एक हब बन गया था न्यू प्रिंट कल्चर का, बहुत सारी किताबें वहां पे प्रिंट होने लग गई, और ऐसे करते करते ग्रेजुअल शिफ्ट हो गया, हैंड प्रिंटिंग से सारा सिस्टम मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ चले गया। इतना सा याद रखना, चाइना में प्रिंट क्यों था। 594 एडी में राजा थे, वो एग्जाम्स कंडक्ट कराते थे, एकॉर्डियन बुक्स होती थी, बड़ी पतली हुआ करती थी, तो एक ही तरफ में उन पे लिखा जा सकता था। फिर धीरे धीरे करके प्रिंट एक्सपेंड होने लगा, लोग अर्बनाइजेशन हो गया, विमेन ने भी लिखना शुरू कर दिया, नए नए रीडर्स आने लग गए। बाद में भाई 19th सेंचुरी में कुछ रेवोल्यूशन आए जिस वजह से चाइना में भी नई नई मशीन्स इंपोर्ट होने लग गई। ठीक है, तो ये था चाइना के बारे में। अब जापान में प्रिंट कैसे आता है, तो जापान में प्रिंट कैसे आता है, जो मिशनरीज होते हैं ना, बुद्धिस्ट मिशनरीज,
ये चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं ये जापान जाते हैं अपनी टीचिंग्स को फैलाने के लिए, और साथ साथ में हैंड प्रिंट की टेक्नोलॉजी भी लेके चले जाते हैं। और उस समय हैंड प्रिंटिंग कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बात हो रही है, वो लेकर के जापान पहुंचते हैं 768 AD 770 AD के आसपास, ठीक है। अब वहां पे जाकर के इन बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जो सबसे पहली किताब लिखी थी वो एक रिलीजियस बुक थी जिसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जिसमें केवल और केवल बेटा 6 पेज थे। अब उस समय पे हैंड प्रिंटिंग से 6 पेज भी लिखना बहुत बड़ी बात होती थी, तो केवल 6 पेज हुआ करते थे और उसमें वुड कट इलस्ट्रेशंस भी लेकर के गए थे। एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस यानी इस तरीके से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जिसपे कुछ ना कुछ डिजाइन बना हुआ था, ठीक है। अब धीरे धीरे करके पिक्चर्स भी बनने लग गई, यानी पहले तो वुड के अंदर केवल क्या था, टेक्स्ट था, अब लोगों ने पिक्चर भी बनाना शुरू कर दिया, उसमें इमेज बनानी शुरू कर दी। मेडिवल जापान में, ये बहुत पुरानी बात बता रही हूं मैं, फिर मेडिवल जापान यानी अब बीच की बात बता रही हूँ, मेडिवल टाइम की। मेडिवल जापान में क्या हुआ, बहुत सारे पोएट्स आए, प्रोज राइटर्स आए जिन्होंने किताबें लिखना शुरू करी, तो इस वजह से किताबें सस्ती हो गई, बुक्स क्या हो गई, सस्ती हो गई। फिर लेट 18th सेंचुरी के आसपास बच्चों क्या होने लगा, विजुअल मटेरियल यानी कि पेंटिंग्स भी बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगी। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई जो अर्बन कल्चर को डिपिक्ट किया करती थी। तो एडो करके, जो आज हम जैसे टोक्यो बोलते हैं, वहां पे एक शहर था एडो, तो एडो ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो अर्बन कल्चर को शो किया करती थी। तो जापान में टी हाउस गैदरिंग्स बहुत पॉपुलर थी, उन इमेजेस उन पेंटिंग्स को पॉपुलराइज करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे करके लाइब्रेरीज जो थी वो फ्लड भर चुकी थी किताबों से। बहुत सारी तरीके की किताबें लाइब्रेरीज में अवेलेबल थी जो बात करती थी विमेन के बारे में, म्यूजिक के बारे में, कुकिंग के बारे में और फेमस प्लेसेस के बारे में। और इस तरीके से जापान में प्रिंट पहुंचा। कौन लेके गए, बुद्धिस्ट मिशनरीज। कब लेके गए, 768 770 AD के आसपास। सबसे पुरानी किताब थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। फिर उसमें पिक्चर्स प्रिंट होने शुरू हुए, धीरे धीरे करके और राइटर्स आए, किताबें सस्ती हो गई, फिर पेंटिंग्स भी बनने लग गई। और एडो जो टोक्यो में एक जगह है, मतलब एडो जो अब टोक्यो हो गया, वहां पे पेंटिंग्स बनने लग गई जो अर्बन कल्चर को शोकेस किया करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। अभी हमने पढ़ा कि प्रिंट चाइना में कैसे आया, प्रिंट जापान में कैसे आया, बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए। अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में बेटा कैसे आता है प्रिंट। तो देखो यार, मैंने तुम्हें बताया था कि सिल्क रूट हुआ करता था एक, जिसके थ्रू सिल्क जाता था, स्पाइसेस जाते थे। उसी सिल्क रूट के थ्रू बेटा पेपर भी चाइना से पहुंच जाता है यूरोप में, लेकिन पहुंचता है सिर्फ पेपर बच्चों। टेक्नोलॉजी कैसे जाती है, वो इस पर्सन के थ्रू जाती है। ये जो पर्सन है जिसका नाम था मार्को पोलो, जो इटालियन एक्सप्लोरर था, यानी ये चाइना देश गया हुआ था पूरा भ्रमण करने के लिए, सब कुछ एक्सप्लोर करता है चाइना में। और जब इटली वापस आता है तो साथ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी अपने साथ वापस ले आता है इटली में। अब इटालियंस जो थे वो इसी धीरे धीरे करके वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे करके किताबें छापना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एरिस्टोक्रेट्स थे, याद है ना, यूरोप में पढ़ा था हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो नोबल क्लास थे, वो इन किताबों को, जो ये प्रिंट, ये वुड ब्लॉक से बनी किताबें थी ना, उनको चीप वल्गैरिटीज बोलते थे, बहुत सस्ती मानते थे, बोलते थे हमारे स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं होती है। इसीलिए उन लोगों के लिए स्पेशल लग्जरी एडिशंस बनाए जाते थे, हैंड रिटन हुआ करते थे वो, यानी हाथ से लिखा करते थे, स्क्राइब्स जो हुआ करते थे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव पेपर जिसको वेलम बोलते थे, वेलम यानी एनिमल स्किन होती थी, उसके ऊपर हैंड रिटन एडिशंस बनाए जाते थे। बट जो स्कूल के बच्चे थे, जो कॉलेज के बच्चे थे, जो ट्रेडर्स थे, वो लोग बहुत हैप्पी थे इन किताबों से, क्योंकि ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनी हुई किताबें थी वो सस्ती थी। धीरे धीरे करके बच्चों किताबों की डिमांड बढ़ने लग गई। जो जितने भी बुक सेलर्स थे ना, वो ज्यादा से ज्यादा स्क्राइब्स हायर करने लगे। अभी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इतनी पॉपुलराइज नहीं हुई है पूरे यूरोप में, वो धीरे धीरे करके होगी। तो पहले क्या होता था, ऐसी हैंड प्रिंटिंग होती थी। मैंने बताया कि स्क्राइब्स मतलब ऐसा समझ लो एक पर्सन जो टेपा टापी किया करता था, मतलब देख देख के सेम छापता था, तो वही पर्सन होते थे, वही अलग अलग किताबें बनाते थे। तो डिमांड्स बच्चों धीरे धीरे बुक की बढ़ने लग गई। तो वो स्क्राइब्स क्या करते थे, बहुत सारी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाया करते थे, बट उसकी बाद भी इनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। तब धीरे धीरे करके लोगों ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अडॉप्ट करना शुरू किया। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अडॉप्ट करना शुरू किया। अब तुम सोचोगे कि ये जो स्क्राइब्स थे, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ये डिमांड क्यों फुलफिल नहीं कर पा रही थी? क्योंकि बच्चों जो स्क्राइब्स था ना, जो स्क्राइब करना, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत लेबोरियस टास्क था। देखो यहाँ पे लिखा भी, बहुत एक्सपेंसिव भी था, लेबोरियस भी था और टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो मजबूरी में फिर आकर के लोगों ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अडैप्ट करी, किताबें छापना शुरू किया। ठीक है, ज्यादा पॉपुलर होने लग गई। लोगों ने टेक्सटाइल्स के ऊपर प्रिंट करना शुरू कर दिया, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर प्रिंट करना शुरू कर दिया, रिलीजियस पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी सिंपल एंड ब्रीफ टेक्स्ट के साथ। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये रियलाइज हुआ कि अभी भी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बुक छप सके। और इसी के साथ एंट्री होती है इनकी
गुटनबर्ग की। तो अब आता है गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, कि कैसे गुटनबर्ग एक प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो गुटनबर्ग होते थे ना, ये क्या थे, एक जर्मन मर्चेंट के बेटे थे। इनका बहुत बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट था, ठीक है। वहां पर ये क्या करते थे, वाइन और ऑलिव प्रेसेस को बचपन से देखते आ रहे थे। वाइन मतलब होता है ना, वाइन बनाई जाती है, ऑलिव होता है, उसको रखते हैं ऐसे प्रेस करके, उससे तेल निकालते, ऑयल निकालते। तो ये बचपन से ये चीजें देखते आ रहे थे। साथ साथ में ये मास्टर गोल्डस्मिथ भी थे। इन्हें पता था कि मोल्ड कैसे बनाए जाते हैं, ज्वेलरी के मोल्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इन्होंने ये दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया, अपनी दोनों नॉलेज को कंबाइन किया और अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई 1430s में। 1448 तक बच्चों इन्होंने ये पूरा सिस्टम परफेक्टली सीख लिया, इनको पूरा कुछ समझ आ गया। अब गुटनबर्ग की प्रेस में क्या यूज होता था, मूवेबल मेटल लेटर्स, यानी ऐसे समझ लो, जो मैंने दिखाया था ना तुम्हें, इस तरीके के बहुत सारे लेटर्स जो मूव कर सकते थे वो यूज किए जाते थे, जिन पे इंक लगाया जाता था, पेपर पे प्रेस करके क्या किया जाता था, प्रिंट की जाती थी मल्टीपल कॉपीज। अब ये टेक्नोलॉजी यूज करके जो पहली बुक बनाई गई थी वो थी बाइबल, ठीक है। और बच्चों अबाउट 180 कॉपीज बनाई गई थी 3 सालों में, विच वॉज अ वेरी बिग नंबर उस समय के हिसाब से। फिर क्या हुआ, 1450 और 1550 में प्रिंटिंग प्रेसेस पूरे यूरोप में फैलने लगी और एक प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब अब चीजें थोड़ा जल्दी प्रिंट होने शुरू हो गई और लेट 15th सेंचुरी तक कुछ 20 मिलियन बुक्स प्रिंट करी गई थी यूरोप में। सोच सकते हो 20 मिलियन बुक्स, वो धीरे धीरे करके 16th सेंचुरी तक 200 मिलियन पहुंच गई। और ये जो शिफ्ट था ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। यानी ये जो हैंड प्रिंटिंग से शिफ्ट हुआ था मैकेनिकल प्रिंटिंग में, इसी को हम बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। ये गुटनबर्ग की कुछ प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है। आया समझ में, कौन था गुटनबर्ग? एक पर्सन था, जर्मन मर्चेंट का बेटा था, बहुत अच्छा नॉलेज था उसको, ऑलिव प्रेसेस, इन सब चीजों का। दूसरा मास्टर गोल्डस्मिथ भी था। ही कंबाइंड बोथ हिज नॉलेज टू डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। 1448 तक उन्होंने सिस्टम परफेक्ट कर लिया। उसमें मूवेबल मेटल लेटर्स होते थे जो मूव कर सकते थे, उस पे इंक लगा के प्रेस करके पेपर पे मल्टीपल कॉपीज प्रिंट किया कर सकते थे। बाइबल जो पहली किताब थी वो उन्होंने बनाई थी 180 कॉपीज, दैट टू इन 3 years। और इसी के साथ साथ जो हैंड प्रिंटिंग थी वो शिफ्ट हो जाती है मैकेनिकल प्रिंटिंग में, ठीक है। और आता है प्रिंट रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है प्रिंट कल्चर एंड इट्स इंपैक्ट। अब ये देखो, हम सिर्फ और सिर्फ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ये हम सोलली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें पढ़ेंगे कि प्रिंट कल्चर का क्या इंपैक्ट आया केवल यूरोप में। तो देखो, मैंने बताया कि बुक्स आ गई, गुटनबर्ग ने प्रेस बना दी, हैंड प्रिंटिंग हट गई, अब मशीन्स के थ्रू, मैकेनिकल प्रिंटिंग के थ्रू बुक्स बन रही हैं। तो बच्चों, जब किताबें बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पब्लिश होंगी, रीडर्स तक पहुंचेंगी, तो लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे, बुक्स पढ़ के नए नए आइडियाज़ डेवलप होंगे। तो वही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिले। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये 3 इंपैक्ट दिखाए हैं। एक, न्यू रीडिंग पब्लिक आ जाती है, रिलीजियस डिबेट्स होना शुरू हो जाती है, और प्रिंट एंड डिसेंट, यानी प्रिंट को पढ़ते पढ़ते कई लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने अपने ओपिनियंस लेकर के शेयर करने लगते हैं लोगों में। एक एक करके पढ़ते समझ आएगा। सबसे पहले आते हैं न्यू रीडिंग पब्लिक। नई नई किताबें आई मार्केट में, जितनी ज्यादा बुक्स आई उतने नए नए रीडर्स आए। क्यों? क्योंकि किताबें सस्ती हो गई थी, ठीक है। तो विद द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग के आने के बाद से जो रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, क्योंकि जो प्रिंटिंग होती है उसकी क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से जो किताबें होती है वो बच्चों सस्ती हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते थे बेटा उस समय पे जो पढ़ नहीं सकते थे, दे वर नॉट लिटरेट। तो ये क्या करते थे, जो दूसरे लोग किताब पढ़ा करते थे ना, उनको सुनते थे, वो उसी में खुश हुआ करते थे, उनको बड़ा शौक था इस चीज का। जो खुद नहीं पढ़ सकते थे तो कोई और किताबें पढ़ता था, उसको सुना करते थे। और हमारे 20th सेंचुरी तक जो यूरोप था ना बेटा, उसका लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ करता था। तो पब्लिशर्स ने ये सोचा कि अगर उनको अपनी किताबें सेल करनी है, बुक्स बेचनी है, तो उन्हें ऐसी बुक्स बनानी पड़ेंगी जो इलिटरेट लोगों तक भी जा सके। इसीलिए उन्होंने कैसी बुक्स बनानी शुरू करी, ऐसी बुक्स जिसमें वो बैलेड्स और फोक टेल्स पब्लिश किया करते थे। बैलेड्स यानी गाने जैसे, जिंगल्स जैसे सॉन्ग्स डाला करते थे, और फोक टेल्स यानी अपनी ट्रेडिशनल कहानियां, वो सब डाला करते थे। और बहुत सारी पिक्चर्स डाला करते थे ताकि जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी किताबों को पढ़ सके। और ये जो थे, ये पूरे के पूरे बैलेड्स थे, स्टोरीज थी, ये सुनाई जाती थी, बोली जाती थी गैदरिंग्स में। जब गांव में लोग इकट्ठे बैठते थे तो इन कहानियों को बोला करते थे, इन बैलेड्स को सुनाया करते थे। या फिर टेवर्न्स में, यानी कि जब लोग शराब पीने के लिए बैठा करते थे तब बातें किया करते थे इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आया समझ में? एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो जाती है। दूसरा क्या है बच्चों, कि हमारे रिलीजियस डिबेट्स होने शुरू
शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, पहले कोई प्रिंट जैसी चीज नहीं थी। जब किताबें बननी शुरू हुई, किताबें आनी शुरू हुई, तो लोगों को ये डर था। कौन से लोगों को? जो उस समय रूल कर रहे थे कि ये जो प्रिंट है ये अगर हमारे अगेंस्ट कुछ लिखेगा, हमारे रिलीजन्स के अगेंस्ट कुछ लिखेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ता है बहुत ज्यादा आइडिया सर्कुलेट होने लग जाते हैं, एक नया वर्ड खुल जाता है डिबेट का, यानी जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं अलग अलग थॉट्स लेकर के चीजें सोचने लगते हैं। अब लोगों ने ये सोचा कि अगर हम इसके प्रिंटिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो लोग यानी रेबेलियस आइडियाज, यानी जो आइडियाज हैं जो हमारे रूल के ऑपोजिट हैं, वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अथॉरिटीज ने बोला कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर है ना, जो हमारा वैल्यूएबल लिटरेचर है, जो करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एंशियस हो गए ये सारी चीज़ों को सुन करके, जो थे रिलीजियस अथॉरिटीज़, हमारी मोनार्क्स हो गए, राइटर्स एंड आर्टिस्ट भी सोचते थे कि अगर ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारे आइडियाज़ तो कोई भी कॉपी कर लेगा। और बच्चों ऐसे ही होता है। मार्टिन लूथर किंग 1517 में एक क्या लिखते हैं, 95 थीसिस लिखते हैं, जिसमें वो बहुत सारे प्रैक्टिसेस को और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। किसके प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स को? रोमन कैथोलिक चर्च के। अब आप खुद सोचो, रोमन कैथोलिक चर्च उस समय पे वो पूरी एक बॉडी थी, उनके अगेंस्ट कोई बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट। पहले प्रिंट नहीं था, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब शांत बैठे थे। तो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, उनकी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट क्या किया था? एक बुक, पूरे बुक में लिख दिया था 95 थीसिस। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक कॉपी जाकर के चर्च के वहां पे पोस्ट कर दी थी दरवाजे पे, और उन्होंने ये बोला कि अब आप मेरे साथ ओपन आइडियाज, मतलब आप आओ और ओपन डिबेट करो अपनी आइडियाज के ऊपर। धीरे धीरे करके ये इनकी राइटिंग इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि सब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। और इसी वजह से हुआ था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये पूरा एक टॉपिक है कि कैसे जो कैथोलिक चर्च के कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लोगों ने उनमें रिफॉर्म मांगना शुरू करा कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करो। तो यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। किसकी वजह से? मार्टिन लूथर की वजह से। ठीक है, मार्टिन लूथर इसको स्टार्ट करते हैं 1517 में, जब वो बुक लिखते हैं 95 थीसिस, जिसमें वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो आगे समझ में, ये था आपका दूसरा, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। और तीसरा था प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है अपोजिंग आइडियाज, प्रिंट मतलब आपको समझ आता है, बुक्स हो गया, चीजें हो गई। तो धीरे धीरे करके बच्चों ये जो बुक्स थी ना, ये ऐसे लोगों पे भी जाने लग गए जो बहुत ज्यादा एलीट नहीं थे। पहले केवल अमीर लोग पढ़ रहे थे, अब बुक्स धीरे धीरे करके प्रिंट आया, सस्ती होने लगी, तो ऐसे लोग भी पढ़ने लग गए जो कॉमन लोग हैं, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे। अब लोगों ने पढ़ा और लोग रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे। ऐसा ही एक पर्सन था जिसका नाम था मोनेकियो। मोनेकियो बेचारा एक ट्रेड मिल था, मतलब एक मिलर था, 16th सेंचुरी का, इटली में रहता था। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, भाई साहब ने किताबें पढ़ी और अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, अपने आइडिया शेयर करने शुरू कर दिए। अब वो थी बच्चों रिलीजियस बुक। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके थॉट्स पर, क्योंकि वो ऐसे आइडिया स्प्रेड कर रहा था जो कैसे थे? कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कि हेरेटिकल थे, कॉन्ट्रोवर्शियल थे, बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज थे जो उन्होंने बनाए हुए थे उस समय पे। रोमन कैथोलिक चर्च के आइडियाज के बिल्कुल ऑपोजिट थे। अब ये चर्च क्या करता है? उसको इंक्विजिशन, यानी कि उसको कोर्ट में बुलाता है, उसको पनिश करता है 2 बार और फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि मार देते हैं, ऐसे समझ लो। और अब आइडियाज को कंट्रोल करने के लिए कि लोग रिलीजन को लेकर के अलग अलग बातें ना बनाए, चर्च ने क्या कर दिया? कुछ बुक्स को कंप्लीटली बैन कर दिया। किसके अंडर? इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स की एक लिस्ट निकाली गई 1558 में, जिसके अंडर काफी सारी रिलीजियस बुक्स को बैन कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये बुक नॉर्मल पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोग अपने अपने ओपिनियंस बनाएंगे, थॉट्स बनाएंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। 3 चीजें थी, याद रखना। पहला, आपको मैंने बताया था, नई तरीके की पब्लिक इमर्ज हुई, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो बेचारे पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए बैलेड्स और फोकटेल्स जैसी किताबें लिखी जाने लगी। बाद में क्या हुआ? रिलीजियस डिबेट्स होने लग गए। लोगों ने जैसे जैसे प्रिंट पढ़ना शुरू किया, रिलीजियस डिबेट्स हुए, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ऐसा एक पर्सन था मार्टिन लूथर, जिसने 1517 में क्या किया? पूरे के पूरे 95 थीसिस लिख करके रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को डिबेट किया कि ये आइडियाज ठीक नहीं है, और इस वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और फाइनल है प्रिंट एंड डिसेंट। लोगों ने ऑपोजिंग आइडियाज, रिलीजन से रिलेटेड ऑपोजिंग आइडियाज लिखने शुरू कर दिए। एक था मोनेकियो, जिसका एग्जांपल हमने जस्ट अभी पढ़ा। नेक्स्ट है बच्चों द रीडिंग मेनिया, यानी 17th और 18th सेंचुरी के समय पे ना लोग जो थे वो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए। यानी यूरोप के लोग बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्यादा उन्हें मजा आने लगा पढ़ने में। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चों 17th और 18th सेंचुरीज में ना यूरोप में जो चर्च थे उन्होंने छोटे छोटे स्कूल सेटअप करना शुरू करे, जहां पे वो आर्टिसंस और पीजेंट्स इनको
पढ़ाया करते थे। पढ़ाते क्या थे? बाइबल हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, ये सब पढ़ाया करते थे। तो 18th सेंचुरी तक लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते थे, मतलब एक कॉम्पिटिशन आ गया लोगों के बीच में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते थे, जिस वजह से बहुत सारी किताबें 17th और 18th सेंचुरी तक यूरोप में बनने लगी। अब अलग अलग तरीके के लिटरेचर आए। अब देखो जैसे जैसे लोग पढ़ना चाहते हैं अलग अलग तरीके के लिटरेचर आना शुरू होते हैं, हर कोई अलग डिमांड करता है। सेम बच्चों यहाँ पे हो रहा है, अलग अलग तरीके के न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आने शुरू हुए। एलमेनिक्स हो गया, जो एक रिचुअल कैलेंडर्स हुआ करते थे, बैलेड्स एंड फोकटेल्स आए, चैप बुक्स आए, इंग्लैंड में चैप बुक्स आई, ये बहुत छोटी छोटी किताबें हुआ करती थी। चैप बुक्स क्या थी बच्चों? एक पेनी यानी पेनी में, चवन्नी में बेचा करते थे, इसीलिए इसको गरीब लोग आसानी से खरीद सकते थे। सेम बिब्लियोथिक ब्लू करके किताब आई थी, जो बहुत सस्ती किताब होती थी, पुअर पेपर क्वालिटी में बना करती थी, और ये फ्रांस में आई थी। तो ऐसे नई नई किताबें और सस्ती किताबें मार्केट में आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो भी 17th 18th सेंचुरी के टाइम पे अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू करते हैं, और लोग उन्हें भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आगे रीडिंग मेनिया समझ के 17th 18th सेंचुरी में लोगों में पढ़ने की इच्छा आ जाती है, स्कूल सेटअप होने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स डिमांड करते हैं, नए नए तरीके के लिटरेचर आने लगते हैं। वो यहाँ पे आपको बता दिया सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ड। अब जैसे जैसे बच्चों प्रिंट बढ़ने लगता है, लोग पढ़ने लगते हैं, तो लोगों के अंदर एक कन्विक्शन होने लगता है कि जो प्रिंट है वो क्या कर सकता है? प्रोग्रेस कर सकता है सोसाइटी में, और एनलाइटनमेंट लेके आ सकता है। यानी पहले लोग क्या थे, उनके अपना एक थॉट था, जो उन्हें बताया जाता था वो फॉलो करते थे, लेकिन प्रिंट के आने की वजह से लोगों को समझ आने लगा कि अब सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा, लोग लॉजिकली सोचने लगे, किताबें पढ़ने लगे, तो चीज़ों के बारे में अवेयर हो गए। तो इन द मिड 18th सेंचुरी, तो इसका मतलब ट्रेम्बल मतलब होता है शेक विथ फियर। किसको डरना चाहिए? क्रूअल एंड बैड पीपल, यानी टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उस समय पे। तो मिड 18th सेंचुरी तक बहुत लोगों को ऐसे लगने लगा कि बुक से क्या हो सकता है? प्रोग्रेस लाई जा सकती है सोसाइटी में, एनलाइटनमेंट लाया जा सकता है, और ऐसे ही बुक्स बहुत पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। बुक्स पे इतनी पावर है कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, और हम डेस्पोटिज्म से यानी राजा के शासन से क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। और ये वर्ल्ड कौन रूल करेगा? अब जो लोग रीजनेबल, मतलब जो लोग क्या है, इंटेलेक्ट है, समझदार लोग हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक जो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था लुई सेबेस्टियन मर्सियर, वो भी यही बोलते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस क्या है? मोस्ट पावरफुल टूल है प्रोग्रेस का, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक आया। इसमें क्या मतलब है कि एक समय आया जब लोग पढ़ रहे थे और लोगों को ऐसे लगने लगा कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, बहुत सारे हिस्टोरियंस को लगता था कि प्रिंट कल्चर यानी जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसकी वजह से ही क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो मैं एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रिंट की वजह से बहुत सारे आइडियाज पॉपुलराइज हुए, यानी जो इनलाइटेंड थिंकर्स थे, जो समझदार लोग थे सोसाइटी में, वो लिखना शुरू करते थे। जैसे जैसे लोग उनके आइडियाज को पढ़ते थे, वो भी उस पर क्या करते थे? क्वेश्चंस करना शुरू करते थे। और वो किन चीजों के ऊपर लिखा करते थे? कमेंट्री करते थे, क्रिटिकल कमेंट्री करा करते थे। कटाक्ष होता है ना, किसके ऊपर? ट्रेडिशन के ऊपर, सुपरस्टिशन के ऊपर, डेस्पोटिज्म के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर एनलाइटेंड थिंकर्स जो थे सोसाइटी के, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। दूसरा, अब ये सब जैसे ही लोग पढ़ा करते थे तो एक इन्वायरमेंट बनता था डायलॉग एंड डिबेट का, यानी लोग क्वेश्चन करने लग गए थे। किसको? अथॉरिटीज को क्वेश्चन करने लग गए थे, इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चंस करने लग गए थे, रिवैल्यूएट करना चाहते थे कि सब कुछ उन्होंने दोबारा से देखना शुरू कर दिया कि क्या ये जो चीज़ें हो रही है सही है कि नहीं। और तीसरा क्या है? 1718 तक बहुत सारा लिटरेचर आने लगा, कुछ कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी बनाए जाने लगे, जो क्या करते थे बच्चों? मॉक किया करते थे। किसको? रॉयल्टीज को। जो रॉयल्टीज थे ना, जो उस समय के अमीर लोग हुआ करते थे, राजा होते थे, उन लोगों को मॉक किया करते थे। और ऐसा बोला जाता है कि इन्हीं सारी रीजंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस आती है, ये फीलिंग आती है, और इसी वजह से क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ऑल्दो ये एक अकेला रीजन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि प्रिंट कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। 3 चीजें थी, थिंकर्स लिखना शुरू कर देते हैं, एनलाइटेंड थिंकर्स होते हैं सोसाइटी के, लिखते हैं, लोग उनके आइडियाज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो किस बारे में लिखते थे? जो भी सोसाइटी में ट्रेडिशंस चल रहे थे, सुपरस्टिशंस चल रहे थे, डेस्पोटिज्म चल रहा था, उसके बारे में लिखा करते थे। प्रिंट के आने की वजह से बहुत सारे डायलॉग्स, डिस्कशंस लोग पढ़ा करते थे, इस पर डिस्कस किया करते थे, सारे इंस्टीट्यूशन को रिवैल्यूएट किया करते थे कि ये सही है कि गलत है, और ऐसे करते करते बाद में कैरिकेचर्स और कार्टून्स बना करके भी रॉयल्टीज को, रॉयल लोगों को क्या किया जाता था? मॉक किया जाता था। ठीक है, ये है आपका
यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो रीडिंग मेनिया में दो चीजें हैं जो आपको मैंने बताई। अब आया 19th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी में क्या हो रहा है वो पता चल गया। अब 19th सेंचुरी में आते आते बच्चों क्या होने लगा कि पूरी लिटरेसी, मतलब यूरोप की जो लिटरेसी है ना वो काफी बढ़ गई। लोगों ने अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ना शुरू कर दी और नई नई रीडिंग क्लास इमर्ज हुई। जैसे कि अब बच्चे भी पढ़ने लगे थे, विमेन भी पढ़ने लगी थी और वर्कर्स भी पढ़ने लगे थे। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रिंट का क्या रोल होता है इनमें, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 17th 18th सेंचुरी में हमने पढ़ा कि लोग पढ़ने में इंटरेस्ट शो करने लगे। 19th सेंचुरी में आते आते और लोगों तक भी ये प्रिंट पहुंचने लगा, जैसे कि चिल्ड्रन भी पढ़ने लगे, विमेन भी और वर्कर्स भी। देखो चिल्ड्रन के साथ क्या था, तो बच्चों प्राइमरी स्कूल ना कंपलसरी हो गया था 19th सेंचुरी तक यूरोप में। क्या हो गया था, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारी स्कूल टेक्स्ट बुक बनाई जाने लगी 19th सेंचुरी के पास। तो चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल प्रेस सेटअप करी गई थी, जिसमें केवल और केवल बच्चों के लिए क्या बनाई जाती थी, स्टोरीज बनाई जाती थी, फेरी टेल्स होती थी, उनको छापा करते थे। एक स्पेशल प्रिंट लेकर के आए थे। ठीक है, एक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए प्रेस बनाई गई थी। ठीक है, फिर एक ग्रिम ब्रदर्स थे बच्चों, जो ट्विन ब्रदर्स थे जर्मनी के, इन्होंने बहुत साल लगाए और ये क्या किया करते थे, काफी सारी ट्रेडिशनल फोक टेल्स को इकट्ठा किया करते थे। किससे पूछ के, पेजेंट से पूछ के उनसे कहानियां सुना करते थे और उसकी फोक टेल्स की सीरीज बनाया करते थे बच्चों के लिए। और जो भी इसमें वल्गर कंटेंट हुआ करता था ना, या ऐसी चीज जो अनसुटेबल थी बच्चों के लिए, उसको क्या किया जाता था, डिलीट कर दिया जाता था। वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन, उसको डिलीट कर दिया जाता था। ठीक है, तो चिल्ड्रन के केस में समझ आया, स्कूल प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई, स्कूल टेक्स्ट बुक आने लगी, एक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए प्रेस सेटअप कर दी गई जो बच्चों के लिए फोक टेल्स और फेरी टेल्स पुरानी और नई छापा करती थी। ग्रिम ब्रदर्स करके दो ट्विन ब्रदर्स थे जिन्होंने पेजेंट से बात करके काफी सारी फोक टेल्स की कलेक्शंस को इकट्ठा किया। इसे पब्लिश करने से पहले जो भी चीजें वल्गर हुआ करती थी, बच्चों के लिए ठीक नहीं हुआ करती थी, उन्हें एडिट कर दिया जाता था। विमेन के केस में क्या हुआ बच्चों, 19th सेंचुरी तक विमेन भी इंपॉर्टेंट रीडर थी और राइटर भी थी, यानी पढ़ भी रही थी और लिख भी रही थी। ठीक है, लिखा भी करती थी। उस समय पे पेनी मैगजीन्स यानी छोटी छोटी मैगजीन्स पब्लिश किया करते थे विमेन के लिए, जिसमें वो क्या सिखाया जाता था, प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग। प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग्स के ऊपर काफी छोटी छोटी किताबें लिखी जाने लगी थी 19th सेंचुरी तक। कुछ बेस्ट नोन विमेन नॉवेलिस्ट जो 19th सेंचुरी की हैं वो है जेन ऑस्टन, ब्रॉन सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट। ये कुछ फेमस नॉवेलिस्ट थी 19th सेंचुरी में। और फिर इनकी राइटिंग्स क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ये सब किसके बारे में लिखा करती थी, विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, कि विमेन क्या है, एक पर्सन जिसके अंदर विल है, स्ट्रेंथ है और डिटर्मिनेशन है और वो सोच भी सकती है। ऐसी सारी बातें वो लोग इन किताबों में लिखा करते थे। ठीक है, विमेन केस में समझ आया, विमेन रीडर्स भी थी, राइटर्स भी थी। छोटी छोटी मैगजीन्स आने लग गई जो विमेन को क्या सिखाती थी, बिहेवियर सिखाती थी, साथ में हाउस कीपिंग के टिप्स हुआ करते थे। और ऐसे करके विमेन का भी प्रिंट विमेन ऐसे करके यूज करने लगी। वर्कर्स तक क्या होता है बच्चों, वर्कर्स भी प्रिंट यानी वर्कर्स भी कैसे पढ़ने लगते हैं, जो लेंडिंग लाइब्रेरीज थी वो सेटअप होने लग जाती है। लेंडिंग लाइब्रेरीज यानी वर्कर्स जाएंगे, जो गरीब लोग हुआ करते थे, पैसा नहीं था, वो जाते थे लाइब्रेरी से किताबें उधार लिया करते थे और पढ़ा करते थे। ऐसे करते करते बहुत सारे वर्कर्स, आर्टिसंस, ऑफिस वर्कर्स, लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने पढ़ना शुरू किया लाइब्रेरी से किताबें उधार लेके। अब वर्कर्स भी सेल्फ एजुकेटेड होने लग गए, वो भी पढ़ने लग गए। वर्किंग क्लास पीपल ने अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफीज लिखनी शुरू कर दी लार्ज नंबर में। और ऐसे करके वर्कर्स की लाइफ में भी प्रिंट आया। आगे समझ में, 19th सेंचुरी में प्रिंट का क्या इफेक्ट था, न्यू रीडिंग क्लास इमर्ज हुई। वो नंबर कौन थे, चिल्ड्रन, ये भी ये भी पढ़ने लग गए थे, विमेन भी पढ़ने लग गई थी, वर्कर्स भी पढ़ने लग गए थे। और ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब देखो बच्चों, अब प्रिंटिंग जो थी वो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग थी, बट उसके बाद प्रिंटिंग में भी इनोवेशंस आते हैं। वो क्या इनोवेशंस आते हैं कि रिचर्ड एम हो ये क्या करते, सिलेंड्रिकल प्रेस बिल्ड कर देते हैं 19th सेंचुरी में। कुछ याद आ रहा है, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी जब मैं तुम्हें चाइना के बारे में पढ़ा रही थी कि 19th सेंचुरी में शंघाई हाउस बन जाता है, इनोवेशंस हो जाती हैं। वो यही इनोवेशन हो रही है बेटा, सिलेंड्रिकल प्रेस आ जाती है 19th सेंचुरी में। अब ये 8000 शीट पर आवर प्रिंट कर सकती थी और ये न्यूज़पेपर्स बनाने के लिए मोस्टली यूज की जाती थी। बाद में ऑफसेट प्रिंट भी आ गई। ऑफसेट प्रिंट आ गई, इसको नेट पे टाइप करना तुम्हें दिख जाएगा, जो 6 कलर एक बारी में प्रिंट कर सकती थी। और 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक मशीन्स आ गई और आपकी जो जिसकी वजह से प्रिंटिंग थी बहुत फास्ट हो गई, पेपर क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई थी
और कलर एक्यूरेसी यानी कलर भी बहुत अच्छे आने लग गए थे। आया पहले गुटनबर्ग आया, उसके बाद रिचर्ड एम हो आए जो सिलेंड्रिकल प्रेस लाए। सिलेंड्रिकल प्रेस के बाद तुम्हारी ऑफसेट प्रिंटिंग आई जो 6 कलर में छाप सकती थी। सिलेंड्रिकल प्रेस 8,000 शीट छाप सकती थी। और आखिरी में तुम्हारे पास 20th सेंचुरी में मशीन मेड प्रिंटिंग फास्टर हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन्स आ गई और प्रिंटिंग बहुत तेजी से होने लगी बच्चों। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया एंड द प्रिंट एंड द वर्ड ऑफ प्रिंट, कि इंडिया में अब प्रिंट कैसे आया। हमने पढ़ लिया यूरोप में कैसे आया, चाइना में कहाँ गया, जापान में कैसे गया, अब इंडिया में बेटा प्रिंट आता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंट से पहले का सिनेरियो क्या था इंडिया में। तो प्रिंट से पहले क्या थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। सबको मालूम है हाथ से लिखे जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो वैसे ही पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। तो इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड एंशिएंट ट्रेडिशन, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन था हमारा हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, जैसे कि संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में, और बच्चों बहुत सारे वर्नैक्युलर लोकल लैंग्वेजेस में भी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। ठीक है, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना बच्चों, इसको पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था, या फिर हैंडमेड हाथों से बच्चों पेपर बनाया जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था। अब ये जो बुक्स थी ना, इसको ऐसे 2 लकड़ियों वुडन कवर से ऐसे बंद करके रखते थे ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल हुआ करती थी। तो ऐसे करके इसको प्रेस करके रखा करते थे, या फिर उसको क्या करते थे, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज एंड कीप द पेजेस टुगेदर, ताकि वो सारे पेजेस साथ रह सके और उसको डैमेज से क्या कर सके, हम कवर कर सके। इसलिए वुडन कवर्स लगाया करते थे या उसको स्टिच कर दिया करते थे। अब आपके पास ना क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशंस क्या थी। समझ आ रही है मैन्युस्क्रिप्ट्स की क्या लिमिटेशंस हो सकती। पहला, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल। दूसरा, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती थी बच्चों। अब हर कोई अलग अलग तरीके से हैंडराइटिंग बनाया करता था, तो बहुत आसान नहीं था समझना। तो ये 2 लिमिटेशंस है। 1 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं। तो समझ आया प्रिंट से पहले क्या था इंडिया में। प्रिंट से पहले इंडिया में केवल मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, जो हैंड रिटन हुआ करती थी और जो अलग अलग स्टाइल्स में बनाया करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस में होती थी, कुछ लोकल लैंग्वेजेस में हुआ करती थी। ठीक है, और बुक्स को बचा के रखने के लिए वुडन कवर्स लगाया करते थे या उसको स्टिच कर दिया करते थे ताकि पेपर उसका प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, ये देखो इस तरीके से दिख रही है ना, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है बच्चों। फिर आता है प्रिंट। अभी तक मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, अब आएगा प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट कौन लेके आएगा, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग समय में प्रिंट लेके आएंगे। सबसे पहला जो प्रिंट होता है वो आता है गोवा में आती है प्रिंटिंग प्रेस। किसके साथ, पोर्तुगीज मिशनरीज के साथ। ये आए क्यों होते हैं, अपनी आइडियाज को फैलाने के लिए, रिलीजियस टीचिंग्स को फैलाने के लिए 16th सेंचुरी में। ये याद रखना, मिड 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज मिशनरीज लेकर के आते हैं पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में। बाद में जो जीसुट प्रीस्ट्स होते हैं ना, वो कोंकणी सीखते हैं और बहुत सारी किताबें पब्लिश करते। तो ये जो बाहर से प्रीस्ट आए हैं, यही लोग बेटा यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस सीखते थे, और इन लोकल लैंग्वेजेस को सीखने के बाद अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को फैलाने के लिए बुक्स लिखा करते थे। तो फिर आते हमारे जीसट प्रीस्ट्स, जो क्या करते थे, कोंकणी और बहुत सारी डिफरेंट बुक्स उन्होंने क्या करी, प्रिंट करी। कम से कम 50 किताबें छापी गई थी बच्चों कोंकणी लैंग्वेज में और कन्नड़ा लैंग्वेज में 1674 में। फिर 1579 में आते हैं कैथोलिक प्रीस्ट्स, और वो अपनी पहली तमिल बुक लिखते हैं कोचिन में, और पहली मलयालम बुक लिखते हैं जो 1713 में प्रिंट की जाती है। फिर आते हैं आपके 1710 में डच प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज, जो 32 तमिल बुक्स को प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से प्रिंट आना शुरू हुआ। ये लोग आ रहे हैं, प्रिंट ला रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस सीख रहे हैं और हमारी अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को फैला रहे हैं। तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये अलग अलग टाइम पे, इनके लिए ये निमोनिक याद रख लेना, PJCD, मतलब पहले आते हैं पोर्तुगीज मिशनरीज, फिर आते हैं हमारे ये ज्यूसट प्रीस्ट्स आते हैं, फिर आते हैं हमारे कैथोलिक प्रीस्ट्स, और लास्ट में आते हैं हमारे डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज। ये सारे लोग एक एक करके आते हैं, किताबें लिखते हैं और प्रिंट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय पे हमारे यहाँ, उसने भी प्रेसेस को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। 17th सेंचुरी तक इनोवेशंस हो गई थी, उन्होंने भी बच्चों प्रिंटिंग प्रेस मंगाना शुरू कर दिया इंडिया में। और 1718 में बच्चों बंगाल गैजेट एक वीकली इंग्लिश मैगजीन थी, जो किसने निकाली थी, एक इंग्लिश पर्सन ने जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। उसने बंगाल गैजेट करके एक इंग्लिश मैगजीन निकाली। बट उसमें होता क्या था, बहुत सारी गॉसिप छापा करते थे वो कंपनी के सीनियर्स के बारे में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो हमारे यहाँ ट्रेड करा करती थी। तो बंगाल, ये जो ऑगस्टस हिकी ने जब
क्या निकाला, बंगाल गैजेट निकाला। तो ये जो न्यूज़पेपर, ये जो मैगजीन थी ना बेटा, इट यूज्ड टू शेयर लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट हाई ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे उनके बारे में। तो इसीलिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, प्रोसिक्यूट किया। वो बोला कि ये तो क्या है, बिल्कुल हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अब 18th सेंचुरी के एंड पे बच्चों, 18th सेंचुरी के एंड पे इंडिया ने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स बनाने शुरू करे, और जो पहला इंडियन न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गैजेट। यानी इसका नाम बिल्कुल सेम था, लेकिन ये इंडियन पर्सन ने ये न्यूज़पेपर बनाया था जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है, जो राजा राम मोहन रॉय के काफी क्लोज थे। समझ आया? गोवा से आता है, कौन लेके आते हैं, हमारे पोर्तुगीज मिशनरीज लेके आते हैं मिड 16th सेंचुरी में। फिर ये सीक्वेंसिंग याद कर लेना, PJCD, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंपोर्ट की मशीन्स को, फिर बंगाल गैजेट करके पहली इंग्लिश मैगजीन लिखी, एक इंग्लिश पर्सन ने, बाद में वो गॉसिप्स लिखा करता था तो उसको कोर्ट वोट बुला करके उसका काम खत्म कर दिया। उसके बाद बेटा बंगाल गैजेट जो गंगाधर भट्टाचार्य थे उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने अपनी पहली इंडियन न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है। अब देखो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट, से वही बात हो रही बच्चों, जैसे यूरोप में था, प्रिंट आएगा, लोगों के अंदर डिस्कशंस आएगा, लोग पढ़ना शुरू करेंगे, लोग अवेयर होंगे। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है बेटा, जैसे ही ये बुक्स आने लगी, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, प्रिंट आया, तो क्या हुआ, 19th सेंचुरी तक डिस्कशंस होने लग गए रिलीजियस आइडियाज के ऊपर। जो कॉलोनियल रूल यानी उस समय जो रूल चल रहा था उसके अंदर जितने भी हमारे रिलीजियस चीजें थी, रिलीजियस रूल्स थे, उसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस यानी उस समय पे जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जैसे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस थी सती प्रथा की, वो सब कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करी। और कुछ लोग क्या करते थे, उनके फेवर में बातें किया करते थे, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते थे, उसके फेवर में बातें किया करते थे जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। कौन कौन से मेजर टॉपिक्स पे कॉन्ट्रोवर्सीज छिड़ी प्रिंट आने के बाद? पहला था विडो इमोल्टेशन, यानी कि विडो, जब कोई भी औरत थी, जब वो क्या विधवा हो जाती थी तो उसके पति के साथ उसको जला दिया जाता था, ठीक है। दूसरा था मोनोथीज्म, मतलब कि एक ही भगवान पे बिलीव करना, बिलीव इन वन गॉड। तीसरा था आपका ब्राह्मिकल प्रीस्टहुड, यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं वही केवल ये जो पूजा पाठ का काम है वो कर सकते हैं। और एक था आइडल्ट्री, मतलब एक ही भगवान, मतलब आइडल, उसकी आइडल वर्शिप, मतलब स्टैचूज को, इन सबको क्या करना, वर्शिप करना, ठीक है। ये सारे चीजों के ऊपर लोगों ने अलग अलग अपने थॉट्स देने शुरू कर दिए। और ऐसे ही एक पर्सन थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने बुक लिखी थी संवाद कौमुदी 1821 में, जिसमें उन्होंने ये सती प्रथा और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में बात की। अब लोग इन किताबों को पढ़ते थे तो जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी ना, उन्हें प्रॉब्लम होगी कि भाई कोई आकर के प्रिंट में किताबें लिख रहा है, हमारे रिलीजन्स के सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अगेंस्ट बातें कर रहा है। इसीलिए बच्चों एक तरफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी भी थी, वो भी किताबें, वो भी क्या करते थे, अपना उन्होंने समाचार चंद्रिका लिखा करते थे टू अपोज हिज आइडिया, राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को अपोज करने के लिए। समझ रहे, ओपिनियन का यहाँ पे बेटा क्लैश चल रहा है। और ऐसे करते करते 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर आए थे, जामे जहान नामा और शमशुल अकबर, और गुजराती न्यूज़पेपर भी आया था बॉम्बे समाचार। गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार इसलिए क्योंकि पहले सब एक ही था, ठीक है। अब देखो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट समझ आया, जैसे जैसे प्रिंट आया लोगों के बीच में रिलीजियस डिबेट्स होने लग गई, लोगों को समझ आने लग गया, कई लोगों को लगने लग गया कि जो रिलीजियस चीजें हैं, ये जो रिलीजियस रूल्स हैं, ये बिल्कुल क्या है, गलत हैं। कईयों ने फेवर में बात की। ऐसी एक पर्सन थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने संवाद कौमुदी लिख दी 1821 में, और इनके आइडियाज को अपोज करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने क्या लिखा, समाचार चंद्रिका, इनके आइडियाज को अपोज करने के लिए। और ऐसे चलने लगा। अब ऐसे करते करते बच्चों मुस्लिम्स के केस में भी ये चीज हुआ, प्रिंट ने मुस्लिम्स लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जब मुस्लिम डायनेस्टी हार जाती है ना ब्रिटिशर्स से, तो मुस्लिम्स बेचारे डरने लगते हैं कि क्रिश्चियनिटी बढ़ने लग गई। उन्हें ये डर होता है बेटा कि इनको कन्वर्ट करवा देंगे, जो ब्रिटिशर्स हैं ये इनके रिलीजन कन्वर्ट करके इनको क्रिश्चियंस बना देंगे। इस चीज का डर था मुस्लिम्स को। तो इस वजह से इन्होंने पर्शियन और उर्दू, बहुत सारे पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस निकाले। किसके? अपने होली स्क्रिप्चर्स के, अपने होली स्क्रिप्चर्स के ट्रांसलेशंस निकालना शुरू करे ताकि लोग क्या करें, उसे पढ़ें। रिलीजियस न्यूज़पेपर्स निकाले। एक दियोबंद सेमिनरी बनाई। दियोबंद सेमिनरी मतलब एक ऐसी बॉडी बनाई 1867 में जो क्या करा करती थी, फतवाज, यानी कि
रिलीजियस लॉ दिया करती थी लोगों को। अब वो रिलीजियस लॉज किस चीज के ऊपर हुआ करते थे बच्चों? जो उन्हें ये बताते थे कि आपको मुस्लिम्स एवरीडे लाइफ में कैसे होते हैं, उन्हें कैसे होना चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी रिलीजियस टीचिंग्स उनको सिखाया करती थी। और ऐसे ही करते करते इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स, वही हो गए ना, उनके रिलीजन्स की जो बातें थी वो उन्हें सीखने को मिलती थी। अब ये सब सोचो, अगर प्रिंट नहीं होता तो नहीं हो पाता। तो मुस्लिम्स ने कैसे प्रिंट को यूज किया? अपनी इस फियर को बचाने के लिए कि हमें क्या है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बेटा क्या किया, बहुत सारे पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस में होली स्क्रिप्चर्स के पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशंस निकाले, दियोबंद सेमिनरी बनाई और फतवाज रिलीज करने शुरू करे। और हिंदूज में क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी एनकरेजमेंट आया, हिंदूज ने भी बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दिया वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में। पहला प्रिंटेड एडिशन निकला रामचरितमानस का कैलकाटा 1810 में, और मिड 19th सेंचुरी तक बहुत सारी चीप किताबें, छोटी छोटी किताबें क्या हो गई, छपनी शुरू हो गई। बहुत मार्केट पूरा भर चुका था प्रिंट से। और नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ और श्री वेंकटेश्वर प्रेस, ये दोनों ही प्रेसेस ने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट निकाले 1880s में। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था बच्चों प्रिंट का इफेक्ट। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, अब प्रिंट आनी शुरू हो गई मार्केट में, लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे नई नई चीज़ें इवॉल्व होंगी, लोगों को नई नई चीज़ें चाहिए, नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए चाहिए, जैसे यूरोप में हुआ था। अब यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो प्रिंटिंग ने एक नई डिमांड शुरू करी बच्चों, नई तरीके की किताबें पढ़ने में लोगों ने रुचि दिखाई, जैसे कि नॉवेल्स हो गया। ठीक है, दूसरा फिर लोग क्या चाहते थे, पोएम पढ़ना चाहते थे, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना चाहते थे, एसेस पढ़ना चाहते थे। और वो एसेस किसके ऊपर लिखे होते थे? सोसाइटी के ऊपर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। 19th सेंचुरी तक राजा रवि वर्मा करके एक पेंटर थे, उन्होंने आर्ट बनाई और वो भी बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर करी आपस में। फिर धीरे धीरे करके क्या बनने लगे, कैलेंडर्स बनने लगे, पिक्चर्स आने लगी मार्केट में। और ये कैलेंडर्स ना बहुत सस्ते हुआ करते थे और आसपास के बाजारों में मिला करते थे बच्चों। तो ये जो गरीब लोग थे ना, पुअर लोग, ये जाते थे, उन कैलेंडर्स को खरीदा करते थे, उन छोटी छोटी पेंटिंग्स को खरीदा करते थे और अपने घरों की दीवारों पर लगाया करते थे। ठीक है, और इससे लोगों के ओपिनियन भी शेप होते थे, यानी लोगों का ट्रेडिशन को देखने का नजरिया, पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया, सोसाइटी को देखने का नजरिया और कल्चर को देखने का नजरिया बदल रहा था इन सारे प्रिंट की वजह से। और 1780s तक तो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे, उन्होंने क्या किया, कार्टून्स पब्लिश करना शुरू कर दिया, कार्टून्स को भी छापना शुरू कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारे ब्रिटिशर्स रूल करे थे ना, उनको मॉक किया करते थे, उन लोगों का मजाक बनाया करते थे, उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। ठीक है, तो समझ आए क्या क्या न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस आई। लोगों ने नॉवल पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाया, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना चाहते थे, पोएम पढ़ना चाहते थे। 19th सेंचुरी तक राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स आए, जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक फैली। बाद में कैलेंडर्स आए, पेंटिंग्स आए, जो बहुत सस्ती हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, खरीदते थे और अपने घरों में लगाते थे। और धीरे धीरे करके 1870s तक न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी पब्लिश होने लग गए, जिसमें कार्टून्स बना करते थे। और ये कार्टून्स क्या थे, क्रिटिसाइज किया करते थे वेस्टर्न कल्चर को। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट है विमेन एंड प्रिंट, कि कैसे प्रिंट का क्या इफेक्ट था विमेन की लाइफ में, कैसे विमेन ने उस समय पे लिखना शुरू किया, विमेन को कितना पढ़ने देते थे, नहीं देते थे, ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। तो बेटा उस समय पे क्या था ना, जो लिबरल हस्बैंड्स थे, यानी इंडिया में जो लिबरल हस्बैंड्स थे, आज़ाद विचार रखने वाले, ठीक है, उन हस्बैंड ने और उन फादर्स ने अपने घर की महिलाओं को पढ़ने दिया, उन्हें स्कूल भेजते थे, जो स्कूल नहीं भेजते थे वो घर पे पढ़ाते थे, बट उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब कुछ जर्नल्स भी छपने लग गई थी, ये बताती थी कि विमेन को क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है या क्यों विमेन को पढ़ाया जाना चाहिए। बट बच्चों ये हर किसी विमेन के साथ ऐसा नहीं था, ये केवल लिबरल घरों की मैं बात कर रही हूँ, जो आज़ाद सोच रखा करते थे, आज़ाद विचार रखा करते थे। उसके अलावा जो ऐसी फैमिलीज थी ना जो लिबरल नहीं थी, जैसे कि कंजर्वेटिव हिंदूज ऐसा सोचा करते थे कि अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, महिलाओं को पढ़ाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, यानी कि लिबरेट गर्ल वुड बी विडोड। या मुस्लिम लोग थे, वो ये सोचते थे कि अगर वो अपनी बेटियों को पढ़ेंगे, विमेन को पढ़ाएंगे घर की, तो दे विल बी करप्टेड, वो करप्ट हो जाएंगी। क्यों? उर्दू रोमांस को पढ़ के। तो ये बातें बेटा चला करती थी। बट फिर भी कुछ महिलाएं थी, कुछ विमेन थी, जिन्होंने लिखा उस समय पे और अपनी स्टोरीज को शेयर किया। और ऐसा ही एक नेम था बेटा रश सुंदरी देवी, जो ईस्ट बंगाल की थी। वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत छोटी एज में उनकी शादी हो जाती है, बट वो फिर भी अपने किचन यानी सीक्रेसी ऑफ हर किचन में वो क्या करती हैं, पढ़ती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखती हैं और पहली ऑटोबायोग्राफी लिखती है जिसका नाम होता है अमर जीवन लिखती हैं, जो बंगाली में पब्लिश किया जाता है 1876 में। फिर आती है कैलाश बाशिनी देवी, ये भी एक बंगाली विमेन होती है बच्चों। ये भी बहुत सारी चीज़ों
चीज़ों के बारे में लिखती है, हाईलाइट करती है कि कैसे विमेन को घर पे कैद करके रखा जाता है, कैसे उन्हें इग्नोर किया जाता है, कैसे उनसे डोमेस्टिक यानी घर के काम कराए जाते हैं और अनजस्टली ट्रीट किया जाता है, गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। फिर आती है ताराबाई शिंदे एंड पंडितिया रामाबाई, दोनों बच्चों महाराष्ट्र से थी, ठीक है, महाराष्ट्र से थी। इन्होंने भी 1880s में क्या लिखा था, मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन, हिंदू विमेन का जो मिजरेबल लाइफ थी अपर कास्ट हिंदू विमेन की, उसके बारे में लिखा था। क्योंकि उस समय पे जो अपर कास्ट हिंदू विमेन थी उनको सती सिस्टम जैसे चीज़ों से जाना पड़ता था, यानी अगर हस्बैंड की डेथ होती थी तो लड़कियों को भी उस चिता में जल जाना होता था, मतलब विमेन को भी उस चिता में जलना पड़ता था। तो ये था हमारा सती सिस्टम। तो इसी के ऊपर ताराबाई शिंदे और पंडितिया रामाबाई दोनों ने लिखा, जो महाराष्ट्र से थी। और फिर बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने क्या लिखा था कि कैसे जो ऐसे मेन हैं जो लड़कियों को या महिलाओं को रोकते हैं ना पढ़ने के लिए रिलीजन के नेम पे, उन्हें हमें डिसअप्रूव करना चाहिए। तो ये 4 बच्चों, ये कुछ फेमस विमेन थी जिन्होंने उस समय पे लिखा था। नाम याद रखना, रससुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे पंडितिया महाराष्ट्र की थी। दोनों ने किसके बारे में लिखा था, अपर कास्ट यानी कि मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, और बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। ठीक है, ये 4-5 नाम बेटा याद रखना। अब आता है प्रिंट एंड द पुअर पीपल, यानी प्रिंट और पुअर पीपल के साथ क्या हुआ, यानी प्रिंट ने पुअर पीपल की लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया। तो 19th सेंचुरी में मद्रास में चीप स्मॉल बुक्स यानी छोटी छोटी सस्ती किताबें बिकने लग गई, मार्केट में आने लग गई, बिकने लग गई। गरीब लोग उसे खरीदा करते थे, पढ़ा करते थे मजे में। फिर पब्लिक लाइब्रेरीज भी बेटा सेटअप हो गई। अर्लियर 20th सेंचुरी तक बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, जो सिटीज़ में और कुछ अच्छे अच्छे गाँव में, जो गाँव थोड़े से प्रॉस्परस थे ना, उन जगहों पर सेटअप कर दी गई। अब लेट 19th सेंचुरी से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बच्चों भर भर के होने लगा था, और इसी के बारे में उस समय पे लिखा जाता था। तो कुछ नेम है यहाँ पे। पहले ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी 1871 में, उन्होंने बताया कि कैसे कास्ट सिस्टम के रहते इनजस्टिस होता है। फिर B.R. अम्बेडकर जी और E.V. रामास्वामी ने भी कास्टिज्म के ऊपर लिखा। फिर काशी बाबा कानपुर के मिलर थे बच्चों, इन्होंने भी लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। इन्होंने छोटे और बड़े का सवाल लिखा 1938 में। फिर सुदर्शन चक्र, सच्ची कविताएं भी लिखी गई थी। ये सारा प्रिंट बच्चों कब हो रहा है, 19th सेंचुरी में। किन लोगों के लिए लिखा जा रहा है, ये पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, याद रखना, ये आता है एग्जाम्स में। और 1930 तक जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, एक छोटी सी लाइब्रेरीज बना दी जिसमें बैठा करते थे, पढ़ा करते थे, और इनको जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो फंड किया करते थे, यहाँ पे बैठते थे और काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस किया करते थे। तो 19th सेंचुरी में प्रिंट के आने से पुअर पीपल के साथ ये हुआ, सस्ती किताबें बिकने लग गई, पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप होने लग गई। 19th सेंचुरी तक बहुत सारे टॉपिक्स पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ज्योतिबा फूले ने लिखा, B.R. अम्बेडकर ने लिखा, ये काशी बाबा ने लिखा। ठीक है, ये सब मिल वर्कर्स थे। और आखिरी में आता है प्रिंट एंड द सेंसरशिप। अब देखो बच्चों, हम तो थे गुलाम, हम लिख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ऐसा तो समय आएगा जब हमारे ऊपर बोलेंगे कि तुम नहीं लिख सकते हो। तो बेटा ऐसा ही होता है कि 1798 से पहले तो जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कोई सेंसरशिप नहीं लगाती है। ठीक है, वो क्या होता है, कोई भी न्यूज़पेपर में सेंसरशिप नहीं होता है, ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट 1820s के बाद कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रेस यानी फ्रीडम की प्रेस को कंट्रोल करने के लिए लॉज बना देता है। क्यों होता है ऐसे, याद है ना, ऑगस्टस हिकी पेपर निकाल दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की गॉसिप्स को शेयर किया करता था, इसीलिए यहाँ पे कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स बना दिए फ्रीडम प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। ये देखते हुए पिटीशन फाइल हो गया 1835 में। गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे, उन्हें रिक्वेस्ट मिली, किससे, एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स थे, उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि ये जो प्रेस लॉज हैं इसे क्या करो, चेंज करो, ये जितने भी तुमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं ना, ये हटाओ। और ऐसा ही होता है कि थॉमस मैकॉलीज जो होते हैं, थॉमस मैकेली आप ऐसे समझ लो कि वहाँ के एक ऑफिशियल होते हैं जो नए रूल बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, पहले से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम उन लोगों को दी जाती है। फिर आता है बच्चों रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये रिवॉल्ट होता है चेंजिंग रिवॉल्ट, जिससे पूरे ब्रिटिश जो समय पे कॉलोनीज थी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, फ्रीडम, हम इतनी सारी प्रेस फ्रीडम इन लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय पे ये लोग नेशनलिस्टिक आइडियाज़ वो क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे लोगों के बीच में, जिस वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया 1878 में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी गई थी कि वो इंडियन लैंग्वेज वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं
उनके रिपोर्ट्स है और ओपिनियंस है उसको क्या करेंगे, सेंसर कर सकते हैं, यानी कि क्या करेंगे, सेंसर कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब नेशनलिस्टिक न्यूज़पेपर, अब बहुत सारे रूल्स आए, बहुत सारे रेगुलेशंस आए, फिर भी क्या होने लगा, बहुत सारे लोग लिखा करते थे उस समय पे। अब ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक का केस भी आया था बच्चों 1907 में। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में ये लिखा था कि कैसे क्या होता है, पंजाब रेवोल्यूशनरीज के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उस समय पे। इस चीज़ के लिए उनको जेल में भी डाला गया था 1908 में, जिस वजह से पूरे इंडिया में बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। याद रखना, पहले कुछ नहीं था, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट सेंसरशिप इन इंडिया। बाद में ऑगस्टस हिकी ने कुछ बातें लिखी जिस वजह से उन्हें लगा कि हमें प्रिंट पे थोड़ा बहुत सेंसरशिप लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये वो बातें लिखेंगे जो हमारे अगेंस्ट है, इसलिए सेंसरशिप लगाई गई। दोबारा से सेंसरशिप में चेंजेस करवाए किसने, इंग्लिश और इंडियन न्यूज़पेपर के एडिटर्स ने, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रेस लॉज को चेंज करो, उसके बाद ये प्रेस लॉज थोड़े चेंज करे जाते हैं। बट जब 1857 का रिवॉल्ट आता है फिर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये होता है खत्म। ये पूरे चैप्टर की PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।